पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भारी बवाल हो गया। दरअसल डॉक्टर हत्याकांड को लेकर कलकत्ता में कोहराम मच गया। छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई तो बीजेपी ने भी कल बंद का ऐलान कर दिया। वहीं टीएमसी ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। साथ साथ सरकार की तरफ से साफ साफ अपने कर्मचारियों को निर्देश जारी किया गया कि हर कोई दफ्तर में होना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में बवाल, सरकार पर सवाल। डंडे, वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें। छात्रों को पीटा, बीजेपी आग बबूला। हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। बीजेपी वर्सेस दीदी, सियासी सनसनी। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। ममता का एक्शन, बंगाल में टेंशन। चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर रेप और हत्याकांड को लेकर आक्रोश की आग धधक रही है। छात्रों से लेकर बीजेपी ने ममता सरकार खिलाफ हल्ला बोल दिया। आज सुबह से ही बंगाल में सियासी बवंडर रहा, जिसकी शुरुआत छात्रों ने ना बढ़ना प्रोटेस्ट से की। वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें। दरअसल डॉक्टर रेप और हत्या के मामले में विरोध में हावड़ा में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नबन्ना मार्च में हिस्सा लिया। हावड़ा के मंदिर तला में नबन्ना का राज्य सचिवालय स्थित है और यहीं से पश्चिम बंगाल सरकार चलती है। प्रदर्शन के दौरान पूरे हावड़ा का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। वहीं प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा बनाई गई सुरक्षा की दीवार पर कूद पड़े तो हावड़ा ब्रिज पर अव्यवस्था का माहौल हो गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक करवा रही है। बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डरर बता रही है। वेल्डिंग किया जा रहा है। किस प्रकार से 3 टायर सिक्योरिटी और 6000 पुलिस पर्सनल आ गए। अरे इतनी पुलिस की सुरक्षा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होती तो क्राइम सीन डेसिक्रेट नहीं होता, जैसे हमने वीडियो में देखा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी आग बबूला है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना प्रोटेस्ट रोकने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। बीजेपी ने आरोप लगाया
कि ममता सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी। बीजेपी का गुस्सा यही नहीं थमा। पश्चिम बंगाल में कल बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। ये बंद राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में है। Police and the Mamata Banerjee has unleashed the violence on the student agitation. They have lathi charge, they have used the tear gas as well as the water cannon on a democratic, peaceful agitation. So, opposing this, we have called for a 12-hour bandh, that is strike, in the state of West Bengal. And today, we are approaching towards the last Lal Bazar. Our demand was simple: please release the students, those have been arrested by the police. बीजेपी के बंद के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपना लिया है। ममता सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी बंद को अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके बाद राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अपने सभी कर्मचारियों को बंगाल बंद में शामिल न होने की अपील की। बंगाल में बवाल बढ़ा तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले नबन्ना अभियान के खिलाफ विरोध किया और फिर इसे गुंडागर्दी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे, वहां पर बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों? हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए। बंगाल की सियासत में कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। एक तरफ बीजेपी ने बंद का ऐलान किया, बीजेपी सरकार खिलाफ हल्ला बोलने वाली है, तो ममता सरकार ने हालात से निपटने की कड़ी चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 54 साल के हो गए। एक बार फिर से वो सवाल सुर्खियों में है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, और इसका जवाब वही दे सकते हैं। दरअसल श्रीनगर में राहुल गांधी से बात करती कुछ लड़कियों ने राहुल गांधी से पूछा कि वो शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, क्या कहा, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। राहुल गांधी वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, वो शख्स जिसे सियासत विरासत में मिली। वो राहुल गांधी जो जितने मुखर हैं उतने ही शर्मीले, सहज और शालीन भी। जो राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक अपने भाषण में सरकार के खिलाफ दहाड़ते रहे हैं, वही राहुल गांधी एक सवाल पर चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक शर्म की चादर में लिपट से जाते हैं। जवाब तो देते हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं बोलते। 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन कश्मीर की वादियों में चुनावी चकल्लस से ज्यादा राहुल गांधी की शादी के चर्चे होने लगे।
What about marriage pressure? Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. Are you talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, What do you think about are marriage? basically, What are your Marriage thoughts? pressure. I've outlasted that pressure for 20, 30 years. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens so to be... please do invite us that day. राहुल गांधी ने श्रीनगर में कुछ स्कूली छात्राओं से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। लेकिन इस बातचीत के दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल पूछ दिया, तो राहुल गांधी ने चौंकाने वाला जवाब दिया। Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens So to be... please do invite us that day. Yeah. So because you need to know. Like I am you only need to know what's 21, happening so in the society. I'm only 21. I'm living my years. You know, I'm just trying to be chill. I don't want to grow up anymore because I don't want to get married. So it is scary, you know. It is a bit scary. Why? I don't know. Marriage it feels. I was in the court. Overwhelming. I was in the court last time for our court diary, and I saw the divorce rates in Kashmir are increasing like anything. शादी कब करने वाले सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि शादी करने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन अगर शादी होती है तो ठीक। राहुल ने कश्मीरी छात्रों के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 20 से 30 सालों में अब वे शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। What do you think about marriage? What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 20, 30 years. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens So to be... please do invite us that day. राहुल गांधी की शादी कब होगी, ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जबकि राहुल गांधी को ये सवाल पूछा गया था। इससे कई बार उनसे पूछा गया है, लेकिन जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है या तो वो उसको टाल देते हैं या तो वो उसको गोल गोल घुमा देते हैं। राहुल गांधी के फैंस के बीच हमेशा ये चर्चा रहती है कि वो शादी कब करेंगे। कई बार राहुल को ऐसे सवालों से गुजरना पड़ता है, लेकिन राहुल अभी तक इन सवालों को टालते ही नजर आते हैं। श्रीनगर में इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से उनकी शादी को लेकर पूछा तो वो खुलकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बार फिर गोलमोल जवाब से शादी की बात को घुमा दी। शादी को लेकर छात्राओं से बातचीत करने का राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने छात्राओं से कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। राहुल ने उनसे जम्मू कश्मीर को लेकर भी सवाल किया। अभी यहाँ का माहौल कैसा है? How does the situation here disturb your plans? Does it stress you out? You It feel stresses worried? a lot. Does it disturb how? I never wanted to continue my studies here because it's so depressing. I wanted to go outside, but then my parents didn't let me, so I had to stay here. But political science, I wanted to do it. I was passionate about it, so I did it. But you know, my experience with political science. राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर महिला सुरक्षा की बातों पर भी चर्चा की। Kashmiri youngsters, talk to them. So now my work will become more interesting. So I try, whatever I'm doing, I try to find something nice to do. We also want to do a lot of things, but because of the conditions or because of the lack of opportunities, we can't. Yeah. Like being Kashmiri woman, I know what kind of problems I face. Like we have less literacy rate in Kashmir, Yeah. we have less employment rate. And Like, we have if also less see representation. Unemployment rate of women in Kashmir, it's 76%. If being a physicist, I see only one female professor in Kashmir. So how do you see the press freedom? राहुल गांधी और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत तो कई मुद्दों पर हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की शादी वाले सवाल की हो रही है। राहुल गांधी कब करेंगे शादी? अब भी ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये सवाल कोई उनसे पहली बार नहीं किया गया है। पहले भी राहुल गांधी के सामने उनकी शादी का सवाल उठता रहा और आगे भी उठता रहेगा। ऐसे में इंतजार है कि आखिर राहुल गांधी शादी कब करेंगे, जिससे लोगों को राहुल गांधी से ये सवाल पूछने का मौका ही ना मिले।
राहुल गांधी शादी कब करेंगे, अभी भी ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा गया है। पहले भी इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे जाते रहेंगे। ऐसे में लोगों को इंतजार है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, जिससे उनके सवालों का जवाब मिल सके। नक्सलवाद देश की बहुत बड़ी समस्या रही है। 10 राज्यों में 70 से अधिक जिले नक्सलियों ने अपने वहां पर जड़ें मजबूत कर रखी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से उग्रवाद अब दम तोड़ रहा है। 2 दिन पहले रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीते 40 साल में नक्सलवाद की वजह से 17,000 लोगों की जान गई है। इसमें नक्सलवाद से जुड़े युवा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान और आम नागरिक शामिल हैं। लेकिन बीते 10 साल में वामपंथी नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। मजबूत रणनीति और विकास की नीतियों की वजह से नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन नियद निल्लानार योजना और नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ी दूसरी योजनाओं से प्रभावित होकर 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी ने बीजापुर एसपी ऑफिस में एक साथ सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली इनामी हैं। 5 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम था। साल 2024 में अब तक बीजापुर जिले में कुल 170 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 346 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी माओवादियों ने अपने माओवादी नेतृत्व के अत्याचार से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला लिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में शामबती मड़कम और ज्योति पूनेम भी शामिल हैं। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुख्यात नक्सली महेश तेलम ने भी सरेंडर किया है। उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम घोषित था। 2 दिन पहले ही रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या को लेकर बड़ी बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वामपंथी नक्सलवाद पर कड़ाई से अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमने विनाश की जगह विकास को तरजीह दी है। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्यों के करीब 70 जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं। इनमें झारखंड के सबसे ज्यादा 16 जिले, छत्तीसगढ़ के 14 जिले शामिल हैं। पिछले 40 साल में नक्सली घटनाओं में 17,000 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन पिछले 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साल में मौतों की संख्या 100 से नीचे आई है। गृह मंत्री के मुताबिक 2004 से 2014 तक 16,463 नक्सली हमले हुए, जबकि 2014 से 2024 के बीच 7,744 घटनाएं सामने आई हैं। यानी नक्सली हमलों में 56% की कमी दर्ज की गई। इसी तरह 2004 से 2014 तक 6,617 नागरिकों और सुरक्षा बलों की जानें गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच ये आंकड़ा सिर्फ 2004 रहा। यानी सुरक्षा बलों की मौतों में 70% की कमी और नागरिकों की मौतों में 79% की कमी दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं
कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। गृह मंत्री के मुताबिक पिछले 10 साल में नक्सलियों के 14 टॉप कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। सरकार ने लोगों में विकास और विश्वास विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक पिछले 10 साल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं और नक्सलियों की पुनर्वास योजनाओं का असर है कि आज बस्तर से बीजापुर और दांतेवाड़ा तक तेज विकास हो रहा है। आदिवासियों और ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं पहुंचना शुरू हो गई हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार का लक्ष्य 48 आईआईटी खोलने का है। उसमें से 46 खोल दिए गए हैं। सरकार और सुरक्षा बल आदिवासी इलाकों के ग्रामीणों का भरोसा जीतने में सफल हुए हैं। यही वजह है कि तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। कासिमपुर हाल्ट नया नाम होगा जय सिटी। इसके अलावा फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम होगा तपेश्वर नाथ धाम। वारिसगंज हॉल्ट का नाम बदल दिया गया, अमर शहीद भाले सुल्तान इसका नाम होगा। तो कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल दिया गया जय सिटी। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम होगा तपेश्वर नाथ धाम। ऐसे 8 रेलवे स्टेशन है जिनका नाम बदल दिया गया है। और वारिसगंज हॉल्ट का नाम होगा अमर शहीद भाले सुल्तान। निहारगढ़ स्टेशन का नाम होगा महाराज बिजली पासी। अकबरगंज स्टेशन का नाम होगा मां अहोरवा भवानी। डिस्टोरी रेलवे स्टेशन का नाम होगा मां कालकिन धाम। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे सतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर आ रही है, 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया है और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर बोलना पश्चिम बंगाल में अपराध हो गया है। कोलकाता में पुलिस ने बर्बरता की है। ममता राज में अपराध रेप पर का बोलबाला हो गया है और कोलकाता पुलिस का जो रवैया है वो गुस्सा दिलाने वाला है। और आज जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि ममता राज में अपराध और रेप की घटनाओं पर बोलना अपराध है और उनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है। शर्मसार है, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति
ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। न बनना अभियान निकालकर तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए। वाटर कैनन्स के साथ उन पर प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं, छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं।